नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विज्ञान में एक कदम सफलता की ओर। दोस्तों, आज हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट 2021 के सेकेंड शिफ्ट का पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन हैं और हर क्वेश्चन से रिलेटेड हम एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस क्रम में भारत आए? तो कुछ यात्रियों के नाम दिए गए हैं, वो किस क्रम में भारत आए थे ये पूछा गया है। तो देखते हैं। पहला टॉमस रो है। टॉमस रो की बात करें तो ये जहांगीर के दरबार में 1616 ईस्वी में आया था। 1616 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। फाहियान की बात करें तो ये 399 ईस्वी में जो है चाइना से चला था और 402 ईस्वी में पहुंचा था भारत। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। और एक इसकी पुस्तक है फो क्यू की, जिसको बोलते हैं, काफ़ी फेमस पुस्तक है। हुएन सांग की बात करें तो ये 629 ईस्वी में भारत पहुंचा था। उस समय हर्षवर्धन का शासनकाल था। इसकी एक पुस्तक है हुएन सांग की, सी यू की, जिसमें टोटल 138 देशों का वर्णन मिलता है। और हुएन सांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। तो मिला लीजिए। तो फाहियान 402 ईस्वी में पहुंचा था, तो पहले सेकंड हो जाएगा, फिर हुएन सांग पहुंचता है, थर्ड हो जाएगा, फिर टॉमस रो। तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ? तो सिराजुद्दौला जो नवाब था बंगाल का, तो वो प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ। प्लासी का युद्ध हुआ कब था? तो 1757 ईस्वी को। एग्जैक्ट डेट अगर पूछ ले तो 23 जून था उस दिन, 23 जून। ठीक है, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों की तरफ से, अंग्रेजों के सेनापति थे रॉबर्ट क्लाइव, उन्होंने सिराजुद्दौला को बुरी तरह से पराजित किया। और बात करेंगे किस नदी के तट पे हुआ था, तो भागीरथी नदी के तट पे ये युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? हड़प नीति की बात करें तो ये लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी कब तक था यहाँ का गवर्नर? तो 1848 लेके 1856 ईस्वी तक। इसने 7 राज्यों को हड़प नीति के तहत इसमें शामिल किया था अंग्रेजी शासन में। सतारा, जयपुर, संबलपुर, बाघट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, करौली। और 1856 ईस्वी में इसने अवध को भी कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी शासन में मिला लिया था। लॉर्ड डलहौजी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? धन्वंतरी की बात की गई है, तो धन्वंतरी कौन थे? इनमें से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। धन्वंतरी जो थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वान रहते थे, जिन्हें नवरत्न की संज्ञा दी गई थी। उन्हीं में से धन्वंतरी प्रमुख थे। अगला देखते हैं, 5वें नंबर का क्वेश्चन, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे? तो इंडिका का लेखक मेगास्थनीज था। तो किसके दरबार में रहता था ये? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था और सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत प्रथम बार आया? साइमन कमीशन की बात की गई है, तो 3 फरवरी 1928 को ये भारत पहुंचा। ठीक है। ये जब भारत आया उसके बाद भारतीय आंदोलनकारियों ने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया, साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए। इसी प्रदर्शन के दौरान अंग्रेज़ों ने लाला लाजपत राय को बुरी तरह लाठियों से पीटा, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1928 ईस्वी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? तो ये ऑप्शन जो करेक्ट होगा, लाहौर अधिवेशन। कब हुआ था? 31 दिसंबर 1929 को, 1929 ईस्वी को हुआ था लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न का मिलान करें। मिलान करने की बात की गई है, तो देखते हैं। इंडियन नेशनल आर्मी से कौन संबंधित थे? सुभाष चंद्र बोस। दूसरा हो जाएगा गदर पार्टी, लाला हरदयाल। मित्र मेला
बी.डी. सावरकर, होम रूल ली, एनी बेसेंट। तो पहले का दूसरा हो जाएगा, दूसरे का पहला, तीसरा चौथा सही करेक्ट है। तो किसमें ऑप्शन करेक्ट है आप देख सकते हैं, बी वाला। ए का दूसरा हो जाएगा, बी का पहला, सी का तीसरा और डी का चौथा। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? खिलाफत आंदोलन से तो कौन थे? वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। इन्होंने गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र के इसमें शामिल था? क्रांतिकारी संगठन की बात की जा रही है जो काकोरी षड्यंत्र में शामिल था, तो कौन था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1924 में इसकी स्थापना हुई थी कानपुर में। 1924 में इसकी स्थापना कानपुर में हुई थी। और काकोरी षड्यंत्र हुआ कब था? तो 9 अगस्त 1925 ईस्वी को हुआ था। अब काकोरी कांड का जो है, काकोरी कांड का नाम चेंज करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? नागार्जुन सागर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस बांध पर बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्णा नदी पर ये बनाया गया है। कहाँ पे स्थित है? तो तेलंगाना में ये प्रेजेंट में स्थित है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई? माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई कब की गई थी? तो 1953 ईस्वी में। तो कौन कौन थे पहली बार इस पर चढ़ाई करने वाले? एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नोर्गे। एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नोर्गे इसका प्रथम बार एवरेस्ट पर चढ़े थे। सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? भरतपुर में कौन सा है? भरतपुर में है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। भरतपुर यानी ये राजस्थान में पड़ता है, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। नेक्स्ट है, भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है। भिलाई इस्पात संयंत्र की बात करें, ये छत्तीसगढ़ में स्थित है और ये पहला इस्पात उत्पादक संयंत्र है। 1955 में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी सहायता से? सोवियत संघ की सहायता से भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 में की गई थी। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली राजहरा। भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत दिल्ली राजहरा है। नेक्स्ट है, दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? 15 नंबर क्वेश्चन है। तो जोजिला और बुर्जिल दर्रा जम्मू और कश्मीर, बारालाचला और शिपकीला दर्रा उत्तर प्रदेश, थांगला नीति पास और लिपुलेख दर्रा हिमाचल प्रदेश, नाथुला और जयपलिला दर्रा सिक्किम। ये तो करेक्ट मैच है, जबकि थांगला नीति पास और लिपुलेख दर्रा जो है उत्तराखंड में स्थित हैं। वहीं बारालाचाला और शिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। और जोजिला और बुर्जिल दर्रा पहले तो जम्मू कश्मीर में ही स्थित था, लेकिन जब इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, 370 हटा दिया गया, तो अब ये लद्दाख का क्षेत्र हो गया है। इसलिए पहले तो जो आंसर की आई थी, आयोग ने सही माना था, लेकिन बाद में इस पर जो है इसका आंसर चेंज कर दिया गया। तो इसमें से केवल ये वाला करेक्ट है और बाकी सभी गलत हैं। तो कौन सा इसमें करेक्ट हो जाएगा? तो इसको 1 2 3 इसमें सही नहीं है, तो 1 2 3 सही नहीं है, चौथा वाला सही है। तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? तो क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। नेक्स्ट है, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करती है। नेक्स्ट है, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? सेवा क्षेत्र को क्या बोलते हैं? तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, तृतीयक। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है?
तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है, जिसे व्हाइट रिवॉल्यूशन या फिर ऑपरेशन फ्लड भी बोलते हैं। कब शुरुआत हुई थी इसकी? तो 1970 ईस्वी में, 1970 ईस्वी में। अगला देखते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव थे। इन्होंने आर्थिक सुधार के अंतर्गत एलपीजी मॉडल लॉन्च किया था। एलपीजी का मतलब क्या होता है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इसका अगर हिंदी में देखेंगे तो लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण, ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण। ये 3 चीज़ें इसमें थी। इसको एलपीजी मॉडल भी बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पीवी नरसिम्हा राव। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? राज्य सूची की बात की गई थी, तो पुलिस तो राज्य सूची में आता है, कानून और व्यवस्था भी राज्य सूची का विषय है, जेल भी राज्य सूची का विषय है, जबकि दंड प्रक्रिया संहिता जो है राज्य सूची का नहीं बल्कि समवर्ती सूची का विषय है। यही करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? मुख्य विशेषता पूछी गई है, तो अर्धसंघीय संरचना है, शक्तियों का वितरण भी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता है, लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता भी सही है, जबकि प्रतिबद्ध न्यायतंत्र जो है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता में शामिल नहीं है। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? आर्थिक न्याय की बात की गई है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में है? तो भाग 4 में डीपीएसपी है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, और 36 से 51 अनुच्छेद तक। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 जो है भारतीय संविधान का ऐसा अनुच्छेद है जो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन का निर्देशन देता है, और ये डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? तो किसने रखा था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बलवंत राय मेहता समिति ने। कब रखा था? 1957 ईस्वी में इसका गठन किया गया था, बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट है, बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? तो पहले तो आयोग ने इसका आंसर ये दिया था स्विच बंद होने पर, लेकिन इस पर काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्शन हुआ था, जिसके बाद इस पर फुल मार्क्स दे दिया गया था। लेकिन इसका सही आंसर यही होगा, स्विच बंद होने पर बिजली का प्रवाह सर्किट में होता है। नेक्स्ट है, प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है? एसआई यूनिट पूछी गई है किसकी? प्रतिरोध की, यानी कि रेजिस्टेंस की। तो क्या होता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओम होता है। ठीक है, ओम इसका इकाई होता है, एसआई। नेक्स्ट है, नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक एसिड। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, कर्कटजनक रसायन से होता है। कर्कटजनक यानी कि कार्सिनोजेनिक। कार्सिनोजेनिक आप पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे, जहाँ भी कार्सिनोजेनिक लिखा हो यानी उसको कैंसर होता है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो एपिडर्मिस कहलाती है, हिंदी में अधिचर्म। अधिचर्म। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 31 नंबर का क्वेश्चन आ गया। ये मैथ्स का क्वेश्चन है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये दिया गया है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो चलिए देखते हैं। अंडर रूट दिया गया है 1 + 27/169। इसको आप जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा? 169 +
27/169 इक्वल टू 1 + x/13 ये आ जाएगा। जब इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 196/169 ये आ जाएगा इक्वल टू 1 + x/13। जब सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 14/13। जब इसको बाहर लाएंगे इक्वल टू 1 + x/13। इसको यहाँ लिख देते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 को इधर लाएंगे 14/13 - 1 इक्वल टू x/13 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 आ जाएगा। x का मान 1 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इधर 13 से 13 कट जाएगा और x का मान 1 आ जाएगा। नेक्स्ट है, ये दिया गया है, इसमें कुल कितने 8 हैं। 8 की संख्या पूछी गई है। तो 37 सही 1/2 में कितने 8 हैं, तो /1/8 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 75/2/1/8। ऊपर ले जाएंगे तो 75/2 गुणे 84/1, तो टोटल 300 इसका आंसर आ जाएगा। आप सॉल्व करेंगे तो 300 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 33 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। इसमें पूछा गया है क्या आएगा, तो इसमें से आप सबसे पहले ये दशमलव निकालेंगे, तब देखेंगे 361/1024 हो जाएगा। इसको बाहर निकालेंगे तो 19/32 हो जाएगा। 19 का वर्ग ये है 361 और 32 का वर्ग जो है 1024 है। तो कहाँ दिया गया है, तो किस ऑप्शन में है 19/32, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, एक शहर की जनसंख्या में 4% की वार्षिक वृद्धि होती है, परंतु स्थानांतरण के कारण 1/2% वार्षिक दर तक घट भी जाती है। 3 वर्षों में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा। जब आप इसको पूरी तरह से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 10.8, 10.8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, 13 परिणामों का औसत 68 है, पहले 7 का औसत 63 है और आखिरी 7 का औसत 70 है, तो 7वें का परिणाम क्या होगा। 7वें का परिणाम पूछा गया है, तो पहले आप देखेंगे पूछा है 13 परिणामों का औसत कितना है 68 है। तो पहले 13 परिणामों का टोटल जो गुणा कर लेंगे कितना होगा, 13 × 68 करेंगे तो 884 आएगा। फिर पूछा है बताया है पहले 7 का औसत 63 है, तो 7 × 63 जब आप करेंगे कितना आ जाएगा 441 आ जाएगा। उसके बाद आखिरी 7 का बताया है कि 70 है, तो आखिरी 7 का जब करेंगे तो 490 आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले 7 का इतना है, आखिरी 7 का इतना है, तो इन दोनों को जोड़ के इसमें से इतना घटा देंगे तो वही औसत आपका आ जाएगा। तो इसको जब आप जोड़ के इसको घटाएंगे तो 931 - 884 जब करेंगे तो आ जाएगा 47 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, पहले ही ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर का, हिंदी का क्वेश्चन है, निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम क्या होता है। तो तीक्ष्ण का विलोम क्या होता है, यहाँ पे कुंठित होता है, तीक्ष्ण का विलोम कुंठित होता है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गज वदन का पर्यायवाची है, तो जहाँ भी गज दिखे तो गणपति जी हो जाएंगे, गणेश भगवान, गज वदन, गजानन, लंबोदर, ये सारी गणपति की पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है, कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा, तो कंटकाकीर्ण, यानी कांटों से भरा हुआ, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का दूध और पानी का पानी करना, मुहावरे का क्या अर्थ है, तो उचित निर्णय करना। कहते नहीं अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, यानी अभी सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी पूछी गई है, तो बहिष्कार लिखा है, बहिष्कार होता है,
बहिष्कार लिखा है, गलत है, बहिष्कार, ये बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं। ये पैसेज दिया गया है इंग्लिश का, ये देख के आपको करना है, देख लीजिए, हम आंसर बता दे रहे हैं, आप पॉज करके एक बार देख लीजिएगा। बाकी पीडीएफ हम आपको दे देंगे टेलीग्राम चैनल में, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और फर्स्ट कमेंट में भी। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 41 का? यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, ही वॉज अफ्रेड। 42 में कौन सा करेक्ट होगा? तो 42 का सी करेक्ट हो जाएगा, द ऑथर जम्प्ड आउट ऑफ बेड बिकॉज अ कोल्ड ब्रीज ब्ल्यू पास्ट हिज फेस। 43 का है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड द ऑथर डू फर्स्ट? तो क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन, क्लाइंबिंग इनटू द बेड, ये हो जाएगा। ये आपको पैसेज से देख के करना था, पैसेज आप देख सकते हैं। सिनोनिम पूछा गया है, गिव सिनोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड। प्राइड का सिनोनिम क्या होता है? डिग्निटी। प्राइड का सिनोनिम होता है डिग्निटी, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गिव एंटोनिम पूछा गया है, गिव एंटोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड। कीन, तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए ही आंसर इसका हो जाएगा, डल। कीन का एंटोनिम होता है डल। ठीक है, अगला देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। कुत्ते से रेबीज होता है तो मच्छर से क्या होता है? मलेरिया होता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता। नन, धर्मसंगिनी, शूरवीर, मुनि, पादरी, ये सारी चीज़ें जो है धर्म से संबंधित हैं, जबकि शूरवीर जो है अलग है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी निश्चित कूट भाषा में कंप्यूट्रॉन को इतना लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में एडवांटेजेस को क्या लिखा जाएगा? तो क्या किया गया है इसमें? सबसे पहले कंप्यूट्रॉन को आप दिखा देते हैं। कंप्यूट्रॉन, कंप्यूट्रॉन को PMOCTUENOR लिखा गया है। तो क्या किया गया है इसमें? ये शुरू के जो चार हैं इसको उल्टा कर दिया गया है, यानी P इधर आ गया है, फिर उसके बाद M आ गया है, फिर O आ गया है, फिर C आ गया है, ऐसा करेंगे। उसके बाद बीच के दो ये जो हैं U और T, इसको भी उल्टा किया गया है, यानी T इधर आ गया है, U उसके बाद, फिर बाकी ये चार बचे, इनको भी लास्ट वाले चार को उल्टा कर दिया गया है, ये आ गया है। इसी प्रकार अब हम लोग एडवांटेजेस का देखेंगे। तो एडवांटेजेस दिया गया है, तो पहले ये चार वाले को उल्टा इधर लाएं, तो क्या हो जाएगा? AVDDA। फिर बीच के NT को उल्टा करें तो TN हो जाएगा। फिर एजेस को उल्टा करें तो SEGA। तो AVDA कहाँ दिया गया है? AVDA TNSEGA, बी ऑप्शन ही इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, फिर से समझ लेते हैं। शुरुआती ये चार जो वर्ड जो अक्षर दिए गए हैं उनको उल्टा करके ऐसे लिखा गया है, फिर इन दोनों को उल्टा करके ऐसे लिखा गया है, फिर लास्ट वाले चार को भी उल्टा करके ऐसे लिखा गया है। नेक्स्ट है, एक आदमी ने एक महिला से कहा, तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है। वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है? आदमी ने एक महिला से कहा, मान लीजिए महिला है, सॉरी ये महिला है। उस आदमी ने कहा कि तुम्हारी माँ, इसकी ये माँ हो जाएगी और ये इसके पिता हो जाएंगे। तुम्हारी माँ के पति यानी इसके पिता की बहन, इसकी ये बहन हो जाएगी, इसके पिता की बहन जो है इसकी बुआ हुई। और वो पुरुष बोल रहा है कि वो भी मेरी भी बुआ है, तुम्हारे माँ के पति की बहन हमारी बुआ है, तो इसकी बुआ हुई तो इसकी भी बुआ हुई, तो दोनों का संबंध कैसे हो जाएगा? भाई बहन का हो जाएगा, भाई बहन का हो जाएगा। तो ये किस प्रकार संबंधित है? तो ये बहन हो जाएगी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी।
ठीक है। नेक्स्ट है, यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा? तो सीधी सी बात, आप जाने लीप ईयर को छोड़ के जिस दिन से साल शुरू होता है उसी दिन पे ख़त्म होता है। यानी 1 जनवरी को अगर सोमवार है तो 31 दिसंबर को भी सोमवार ही होगा। ये लीप ईयर को छोड़कर किया जाता है। तो देख सकते हैं आप 5 और 7 के बीच में कोई लीप ईयर नहीं आया है। तो 18 फरवरी 2005 को अगर शुक्रवार है तो 2006 को क्या होगा? 2006 में एक दिन बढ़ जाएगा, शनिवार हो जाएगा, और 2007 में एक दिन और बढ़ेगा, रविवार हो जाएगा। इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, रविवार। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। ये सारी चीज़ें करंट अफेयर से रिलेटेड हैं। तो करंट तो अब 1 साल बाद का ही पूछेगा, 2021 का तो पूछेगा नहीं। तो डायरेक्ट करंट छोड़ के हम लोग देखते हैं। करंट 10 क्वेश्चन आता है इसमें। करंट बहुत ज़रूरी है, आपको करंट अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। तो करंट छोड़ के हम लोग आगे देखते हैं, निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन कहा जाता है? थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है किस देश को? भूटान को। भूटान, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, रियाद किस देश की राजधानी है? रियाद, रियाद है सऊदी अरब की राजधानी, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? सॉरी, कौन सा सबसे छोटा राज्य पूछा है। तो कौन सा सबसे छोटा राज्य है? गोवा जो है सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, इसमें जो दिए गए हैं। सबसे बड़ा राज्य पूछे तो कौन सा है? राजस्थान है। राजस्थान सबसे बड़ा, गोवा सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से। वहीं अगर बात करें कि जनसंख्या की दृष्टि से तो यूपी हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के जो हैं सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो राज्यसभा की बात आई है तो राज्यसभा में कुल सदस्य कितने हो सकते हैं? टोटल संख्या मैक्सिमम 250 हो सकती है। प्रेजेंट में कितने हैं? 245, 245 है, जिसमें 233 जो है चुने गए हैं, जबकि 12 राज्यसभा सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो टोटल 245 हो गए। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 6 वर्ष होता है राज्यसभा का कार्यकाल। नेक्स्ट है, विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस की बात की गई है तो 24 अक्टूबर 1945 को इसका गठन हुआ था। इसीलिए हर वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो द हेग, नीदरलैंड्स। द हेग नीदरलैंड में स्थित है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकलाएँ कहाँ स्थित हैं? खजुराहो मूर्तिकलाएँ कहाँ पे स्थित हैं? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रसिद्ध नबका लेबारा उत्सव इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? नबका लेबारा उत्सव से भी रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, स्टैटिक जीके का पार्ट है। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उड़ीसा। नबका लेबारा उत्सव जो है उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है? हरित गृह गैस पूछा गया है, ग्रीन हाउस गैस। तो मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC है, जबकि नाइट्रोजन नहीं है। नाइट्रोजन नहीं होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है इसकी जगह पे हरित गृह गैस। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन हरित गृह यानी कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है, अर्जुन पुरस्कार किसके लिए दिए जाते हैं? अर्जुन पुरस्कार किसके लिए दिए जाते हैं? तो ये खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए
दिए जाते हैं अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये आपको गद्यांश दिया गया है, यही पढ़ के आपको हिंदी के ये 5 क्वेश्चनों का आंसर देना है। तो आप देख लीजिए, पॉज करके भी आप ये गद्यांश पढ़ सकते हैं, उसके बाद उत्तर आपको देना है। बाकी PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल से। तो उपर्युक्त गद्यांश में प्रयुक्त स्पृहणीय शब्द का अर्थ है, तो अर्थ क्या है इसका? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, प्राप्त करने योग्य। तो नेक्स्ट है, तो आप लोग ये क्वेश्चन कर लीजिएगा, हम आंसर बता दे रहे हैं। 72 का हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं, 73 क्वेश्चन का आंसर देगा उपयुक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य क्या था? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना। नेक्स्ट है, धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय है। धर्मनिरपेक्षता आपको जो इसमें दिया गया है गद्यांश, उसी के आधार पर देना है, अपना दिमाग इसमें नहीं लगाना है। जो इसमें दिया गया है वही आपको आंसर में करना है। तो 74 का बी ऑप्शन हो जाएगा, धर्म में हस्तक्षेप ना करना। ठीक है। नेक्स्ट है, कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, इसमें सभी जातियों, वर्गों, धर्मों के लोगों ने भाग लिया था। एक और पैराग्राफ दिया गया है, इसके आधार पर आपको आंसर देना है। काफ़ी लंबा चौड़ा पैराग्राफ है, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, हम आपको आंसर बता दे रहे हैं। देख सकते हैं, मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया है क्योंकि, इसका क्या आंसर करेक्ट होगा? ऑप्शन ए, मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है। वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है। वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, साहित्य शास्त्री में। नेक्स्ट है, मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है क्योंकि, तो क्या आंसर करेक्ट हो जाएगा इसका? सी, अवयव रूपी पुर्जों के विकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है। गद्यांश के आधार पर ही आपको क्वेश्चन दिया जाता है और वहीं से आपको आंसर करना होता है, अपना दिमाग लगाना अलग से नहीं किया जाता है। तो 79 का सी हो जाएगा, शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती थी अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना। ठीक है। गद्यांश का लास्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का पर्याय है। हाँ, यहाँ पे आपको अपना दिमाग लगाना है, बताना है निरामय का पर्याय यानी कि पर्यायवाची क्या है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी बी ऑप्शन हो जाएगा, निरामय यानी स्वस्थ। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित रेखा चित्र में सीमेंट का विभिन्न क्षेत्रों वर्षों के दौरान उत्पादन दर्शाया गया है। इसका अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सीमेंट का उत्पादन दिखाया गया है और इसी के आधार पर आपको आंसर करना है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो उत्पादन अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा, सबसे ज़्यादा किस वर्ष घटा है? तो आप देख सकते हैं 98 से 60 हुआ है, किस वर्ष में? 2015-16 में। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन किस ऑप्शन में दिया गया है? बी में दिया गया है। तो 2015-16 में सबसे अधिकतम स्तर तक उत्पादन घटा है। नेक्स्ट है, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष डैश के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि किस वर्ष हुई है? तो आप देख सकते हैं 55 से 90 हो गया है 2013-14 में। 55 से देख सकते हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा ऐसे ही दिख रहा है, 55 से डायरेक्ट 90 हो गया है। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए किस 2013-14 में है, 2013-14 ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, प्रथम 3 वर्ष दौरान औसत उत्पादन था। प्रथम 3 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन पूछा गया है, तो तीनों का जोड़ के 3 से डिवाइड कर देंगे। तो देख लेते हैं, 42 दिया गया है प्लस 44 प्लस 58, तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड करना है। तो जब आप ऐसा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 144 आ जाएगा, अपॉन 3 करेंगे तो 48 आ जाएगा। 3 चौक 12, 3 8 24। तो 48 किस ऑप्शन में दिया गया है देख लेते हैं। थर्ड ऑप्शन में दिया गया है 48, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ इस वर्ष। अधिकतम उत्पादन दिया गया है तो आप डायरेक्ट देख के ही कर सकते हैं, दिमाग नहीं लगाना है। किस वर्ष, 98 किस वर्ष हुआ है, 2014-15 में। 2014-15 इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन में दिया गया है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका लास्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में था। 2011-12 में पूछा है प्रतिशत वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में, यानी पिछले वर्ष की तुलना में कितने % उत्पादन में वृद्धि हुई। तो चलिए करते हैं, 2011-12 का पहले देखते हैं। 2011-12 में 58 हुआ है, पिछले वर्ष में कितना हुआ था, तो 44 हुआ था। ठीक है, पिछले वर्ष में 44 हुआ था, इस वर्ष में 2011-12 में बात करें तो 58 हुआ है। इसको कैसे करेंगे, तो दोनों 58 में से 44 घटाएंगे, कितना आएगा, 14। पिछले वर्ष की तुलना में दिए गए हैं 14/44 इंटू 100। जब ऐसा आप करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 214, इधर 22 आ जाएगा। तो 700/22 जब करेंगे, 700/22, ये 350 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, 11 × 33, 2 आया, 11 कम 11, 31.8 इसका आंसर आ जाएगा लगभग। तो 31.8 किस ऑप्शन में दिया गया है, देखते हैं, 85, फर्स्ट ऑप्शन में 31.8 आ गया है। 31.83 ऐसा करके कुछ आएगा, तो 31.8 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फिर ग्राफ दिया गया है। दिया गया ग्राफ एक वस्तु x की आयत को 2013 से 19 के मध्य करोड़ रुपए में दर्शाता है। दर्शाए गए चित्र पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। तो चलिए देखते हैं, ये आपका चित्र दिया गया है, इसी के आधार पर आपको उत्तर करना है। वर्ष 2014-15 से 2015-16 के दौरान x के आयत में वृद्धि प्रतिशत है। 2014-15 में देखते हैं पहले, 2014-15 में 900 था, 2015-16 में 1200 हो गया। तो कितनी की वृद्धि हुई, 300 की वृद्धि हो रही है। 900 से 1200 हो रहा है, कितनी की वृद्धि हुई, 300 की। तो परसेंटेज वृद्धि निकालेंगे, क्या पूछा गया है, x के आयत में वृद्धि प्रतिशत है, कितने पे निकालेंगे इसका, यानी 300 बढ़ा है 900 की अपेक्षा, इंटू 100, 3 हो जाएगा। 100/3 जब करेंगे 33.33 आ जाएगा इसका आंसर। किस ऑप्शन में दिया गया है, तो सेकंड ऑप्शन में दिया गया है, 33.33%। अगला देखते हैं, सभी वर्षों के लिए वर्ष दर वर्ष x की आयात की वृद्धि का औसत करोड़ रुपए में है। 87 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं। सभी वर्षों के लिए वर्ष दर वर्ष x की आयात की वृद्धि का औसत करोड़ रुपए में कितना है। तो पहले देखेंगे, तो पहले तो 200 की वृद्धि हुई, 700 से 900 हुआ, 200 की वृद्धि हुई, फिर 900 से 1200 हुआ, 300 की वृद्धि हुई, फिर 1200 से 1200 रहा तो 0 की ही वृद्धि हुई, फिर 1200 से 1300, 100 की वृद्धि हुई, फिर 1300 से 2000, 700 की वृद्धि हुई। ठीक है, तो टोटल देख लेते हैं, 3 2 5 6 7 6 13, 1300 आ गया, 1300 टोटल वृद्धि हुई है। तो औसत पूछा है, तो 1 2 5 सालों के दौरान वृद्धि हुई, 1 2 3 4 5 अपॉन 5 कर देंगे, तो आपका आंसर जो आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 36 0, 260 आ जाएगा। 260 देख लेते हैं कहाँ दिया गया है, 260 फर्स्ट ऑप्शन में ही दिया गया है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विगत कितने वर्षों तक x का आयात x के औसत आयात से अधिक था। पूछा गया है विगत कितने वर्षों तक x का आयात x के औसत आयात से अधिक था। x का पहले औसत आयात ज्ञात करेंगे, फिर देखेंगे कि किस वर्ष में इसका आयात जो है औसत आयात से अधिक है। तो चलिए देखते हैं, पहले वर्ष तो 700 था,
फिर 900 हुआ, फिर 1200, फिर 1200, फिर 1300। अपन कितना कर लेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, प्लस 2000 भी है इसमें, प्लस 2000 अपॉन 6 करेंगे। जब आप ऐसा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7300। जब 6 साल का आप जोड़ेंगे और उसके बाद अपॉन 6 करेंगे तो आपका औसत आ जाएगा 1217। तो पूछा है कितने वर्षों में औसत आयात से ज़्यादा आयात हुआ है, तो 1217 औसत आयात हो गया। इससे ज़्यादा कितने वर्षों में हुआ है, एक बार 1300 हुआ है, एक बार 2000 हुआ है, तो 2 वर्षों में औसत आयात से ज़्यादा आयात हुआ है। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 2, यानी 2 वर्षों में जो आयात यक्स का है वो औसत आयात से ज़्यादा था। अब नेक्स्ट है, यक्स के औसत आयात से अधिक आयात और यक्स के औसत आयात से कम आयात के वर्षों का अंतर है। तो आप निकाल ही चुके हैं, 1217 आ रहा है औसत आयात। तो पूछा है यक्स के औसत आयात से अधिक और औसत आयात से कम के बीच अंतर। तो औसत आयात से अधिक 2 वर्ष में हुआ था और कम देख लेते हैं, ज़्यादा तो 2 वर्षों में था, यानी 2000 और 1300 कम ज़्यादा है 1217 से, ये 4 बार में कम हुआ है। तो 4 - 2 कर देंगे, 2 आंसर आ जाएगा। किस ऑप्शन में दिया गया है देख लेते हैं। तो बी ऑप्शन में दिया गया है, 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है। 90 नंबर का क्वेश्चन है, वर्ष 2018-19 के दौरान यक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के यक्स के आयात के उसके औसत से कितनी है। यानी 2018-19 के दौरान जो वृद्धि हुई है उसके यक्स के आयात के पूरे वर्ष के औसत आयात से कितनी अधिक है। तो 2018-19 में देखते हैं 2000 हुआ है और अभी हम लोगों ने देखा है औसत कितना था, 1217 था। इसको ऐसे करेंगे, 2018-19 में है, औसत कितना है सभी वर्षों का, तो 1217 अपॉन 1217 इंटू 100 करेंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 64.38, 64.38। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट तालिका दी गई है, निम्न तालिका में 4 व्यक्ति ए बी सी तथा डी सप्ताह के विभिन्न दिनों पर वस्तुओं की बिक्री कर रहे हैं। इसी आधार पर आपको क्वेश्चन देना है, आंसर देना है। मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु तथा शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात क्या था। मंगलवार को ए और शनिवार को सी। देखते हैं औसत। मंगलवार को ए 35 बेचता है तो 35 लिख लेंगे। शनिवार को सी, शनिवार को 45 बेचता है, 45 नीचे कर लेंगे। तो 5 7 35, 5 9 45, 7:9 आ जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कौन सा है, सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत थी। पूछा गया है सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत थी। तो सोमवार का डी देखेंगे, शनिवार का सी देखेंगे। सोमवार का डी 20 बेचता है, कितना प्रतिशत है शनिवार के सी की तुलना में। तो शनिवार को सी जो है 45 बेचता है, इंटू 100 जब करेंगे कितना आ जाएगा, 5 चौक 20, 5 9 45, तो 400/9 करेंगे, 9 चौक 36, 4 40, 9 चौक 36, 44.44 आ जाएगा। देख लेते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन सी में दिया गया है 44.44। नेक्स्ट है, बी सी तथा डी द्वारा क्रमशः सोमवार मंगलवार तथा शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत क्या है। बी सी तथा डी द्वारा क्रमशः सोमवार मंगलवार तथा शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत क्या है। यानी बी मंगलवार को जो बेचता है उसके बाद बी सोमवार को जो बेचता है, सी मंगलवार को जो बेचता है, प्लस डी शनिवार को जो बेचता है, तीनों को जोड़ के 3 से भाग कर देंगे। तो देखते हैं क्या होता है। तो बी जो है सोमवार को बेच रहा है 45, प्लस डी जो है मंगलवार को क्या बेच रहा है, सी जो है मंगलवार को 48 बेच रहा है और डी शनिवार को 40 बेच रहा है, अपॉन
3 करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 44.33 44.33 आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। किस ऑप्शन में है? तो फर्स्ट ऑप्शन में आपका दिया गया है। नेक्स्ट है, सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो पहले डी का देख लेते हैं, फिर सी का। तो डी का आप देखिए, ये है, जब इसको आप जोड़ेंगे टोटल आ जाएगा 127, और जब आप बी का जोड़ेंगे तो बी का आ जाएगा 163। तो कितने का अंतर है? 33 का अंतर है बी और डी में। तो जब इसका 36 का अंतर है, 163 है, 127 है, 36 का अंतर है। 36 का अंतर है किससे? 163 से, इंटू 100 आपको करना है। तो जब आप ऐसा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3600 बटे 163। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा लगभग 28.3। डी ऑप्शन आपका आ जाएगा 28.3%। ठीक है। नेक्स्ट है, सोमवार को बेची गई वस्तुओं की औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं की औसत के मध्य कितना अंतर है? यानी सोमवार की जितनी भी वस्तुएं बेचती हैं उनको आप जोड़ेंगे, उसके बाद शुक्रवार को जो वस्तु बेची जाती हैं उनको जोड़ के औसत निकालेंगे। तो देखते हैं, सोमवार की बात करें तो ये जब सोमवार को आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 130 आ जाएगा। टोटल जोड़ेंगे तो 130 आएगा, और इधर अगर आप शुक्रवार को जोड़ेंगे ये सारी चीज़ें तो कितनी आ जाएगी? 109 आ जाएगा। तो औसत के मध्य अंतर पूछा है तो पहले इसका औसत निकालिए सोमवार के दिन। तो 130/4 करेंगे माइनस 109/4। ठीक है। औसत निकाल के इसका औसत निकालेंगे, इसका औसत निकालेंगे, फिर माइनस करेंगे। तो सोमवार का औसत जो आ जाएगा 32.5 आएगा, और शुक्रवार का औसत जो आएगा 27.25 आएगा। माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 5.25 आपका आंसर आ जाएगा। जब 32.5 में से 27.25 घटाएंगे तो किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन सी में दिया गया है। सी ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा। यानी आपको सोमवार का जो औसत पहले निकालेंगे उसमें से फिर घटा देंगे शुक्रवार के औसत को, तो आपका आंसर 5.25 आ जाएगा। नेक्स्ट है, आखिरी 5 क्वेश्चन है, इस तालिका के आधार पर क्वेश्चन करना है। भारत में 2010-2017 के मध्य फसलों का उत्पादन दिया गया है। गेहूं के उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई दी? किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई दी? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक गिरावट दिख रही है 2012-13 की तुलना में 2013-14 में, और इधर भी 2013-14 की तुलना में 2014-15 में भी गिरावट दिख रही है। यहाँ पे कोई वर्ष की तुलना नहीं बताया गया किस वर्ष की तुलना में, तो यहाँ पे इसीलिए पहले तो आयोग ने ये 2013-14 ऑप्शन माना था, लेकिन बाद में इस पर फुल मार्क्स मिल गए, क्योंकि यहाँ पे कुछ निर्धारित नहीं किया गया किस वर्ष की तुलना की जा रही है, तो इस पर फुल मार्क्स मिला था, पूरे नंबर सभी को। नेक्स्ट है, इनमें से किस फसल में 2013 से 17 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है? तो जौ, बाजरा, मक्का, दालें दी गई हैं। तो इनमें से देखते हैं 2013 से 17 के मध्य लगातार वृद्धि किस में दर्ज की गई है? देखिए आप इसमें कर सकते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन में है? मक्का, जौ, दालें, बाजरा। मक्का, बाजरा के देखते हैं 565 से 655 हो रहा है, फिर 780, 1110, 1160, 1450, 1460 लगातार वृद्धि हो रही है। तो बाजरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं, 2010-11 से 2016-17 की अवधि के मध्य आलू का औसत उत्पादन कितना है? आलू का औसत उत्पादन पूछा गया है। 210, फिर 220, 222, 245, 315, 400, 455, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
इन सातों को जोड़ के अपॉन 7 कर देंगे तो कितना आ जाएगा। जब ये जोड़ेंगे तो 257 आएगा, अपॉन 7 करेंगे तो आपका आ जाएगा 293.8। 293.8 देखते हैं किस में दिया गया है। ये दिया है 293.86, इसका राइट आंसर हो जाएगा आलू का औसत उत्पादन। नेक्स्ट है 2016-17 के मध्य इनमें से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई है। जौ, चावल, बाजरा, आलू दिया गया है, पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट पूछा गया है। तो देखते हैं 2016-17 के मध्य। 2016-17 के मध्य 2016-17 देख लेते हैं। इधर है तो ये चावल ही दिख रहा है, 826 था 812 हो गया, कमी आई है। तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चावल। आखिरी क्वेश्चन है आलू का उत्पादन 2015-16 में 2010-11 का अंदाजन कितना गुणा है। 2015-16 में 2010-11 का अंदाजन कितना गुणा है देख लेंगे आप। 2015-16 में कितना था 400, 2010-11 की तुलना में पूछा है, 2010-11 में कितना है 210 है। जब आप 400 को 210 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, लगभग 1.9 आ जाएगा, 1.9 जब आप 400 को 210 से भाग करेंगे। तो यहाँ पे आंसर आपका ये देखिए लास्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1.90। तो दोस्तों हम लोगों ने 100 क्वेश्चन किए जो पेट 2021 में सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए थे। ये 2022 के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी आधार पे आपके 2022 में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पेट के ऊपर और भी हम क्वेश्चन कराएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।